व्यू 360 में। अमेरिका का पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों में शामिल करने का फैसला, मगर पाबंदियों से इस्तिस्ना। सच के मुहाफिज, टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर। और पोलैंड में माहौलियाती तब्दीली पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान की कोशिशों पर एक नज़र। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से उसे मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुल्कों में शामिल करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस फैसले को यकतरफा और सियासी बुनियादों पर किया गया एक फैसला करार देते हुए अपने बयान में कहा है कि उसे अपने यहाँ आबाद अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ किसी दूसरे मुल्क का मशवरा नहीं चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पेओ ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की एक फहरिस्त का ऐलान किया था जहाँ मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। नीलोफर मुग़ल इस वक्त कैपिटल हिल से हमें ज्वाइन करेंगी और हमें यही बताएंगी कि अमेरिकी महकमा ख़ारजा ने पाकिस्तान को इस फहरिस्त में डालने के लिए क्या वजह बताई, और नीलोफर से इस वक्त हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। बहरहाल अमेरिकी महकमा ख़ारजा में बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के लिए जो एम्बेसडर एट लार्ज हैं डॉक्टर सैमुअल ब्राउनबैक, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के जो अवामी नुमाइंदे हैं उन ब्रीफिंग के दौरान वो वजूहात बताएं जिनकी बिना पे पाकिस्तान को इस फहरिस्त में डाला गया है। पाकिस्तान ने तौहीन मजहब के कवानीन पर अमल दरामद जारी रखा हुआ है। ये हमारे लिए बाइस तशवीश मसला है और उन कवानीन को दुनिया भर से ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है। दुनिया में तौहीन मजहब की वजह से जितने लोग जेलों में हैं उनमें से आधे पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में अभी भी तशद्दुद होता है। नई हुकूमत ने सूरत हाल में तब्दीली की ख्वाहिश का इज़हार किया है। हाल ही में जब तौहीन मजहब के इल्जाम में कैद एक फर्द की रिहाई पर मुजाहरे हुए तो उन्होंने मुजाहिरों के कई कैदीन को गिरफ्तार किया। ये एक मुस्बत इशारा है। पाकिस्तान इससे पहले वॉच लिस्ट में था, इस मरतबा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में शामिल हो गया। डॉक्टर ब्राउनबैक ने कल सहाफ़ियों से बात करते हुए उनको ये भी बताया कि जिन 10 मुल्कों के नाम सामने आए हैं उनमें से 8 पे तो मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियाँ लागू होंगी। ख़ासतौर पर वो पाबंदियाँ जारी रहेंगी जो माजी में लागू हो चुकी हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब वो 2 वाहिद मुल्क हैं जिन्हें कौमी मफाद के मद्देनज़र पाबंदियों के इतलाक़ उनके ऊपर नहीं किया जा रहा, बाकी 8 मुल्कों पर हो रहा है। सो पाकिस्तान और अमेरिका दोनों का इस वक्त जो इख्तिलाफ़ राय चल रहा है इस मामले पे, उसके बारे में मज़ीद आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर, और हम अपने रेडियो प्रोग्राम में भी इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने आज जो बयान जारी किया उसमें अक़लियतों के हुकूक से मुतल्लिक़ इक़दामात की तफसील दी और साथ ही ये भी बताया कि मुल्क का आइन तमाम अक़लियतों के साथ मसावी सलूक की ज़मानत देता है और उनके लिए पार्लियामान में मखसूस नशिस्तें भी रखी गई हैं। ताहम बयान में कम्युनिटी के आइनी और माशरती मकाम के बारे में कुछ नहीं कहा गया। दफ्तर खारजा ने अपने बयान में अमेरिका पर भी तनकीद की है और कहा है कि पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी के हवाले से मखसूस मुल्कों की फहरिस्त में डालने से एक तरफ तो जानिबदारी वाज़े तौर पर झलकती है, ये गैर ज़रूरी इक़दाम पाकिस्तान के मुताबिक जिन लोगों ने उठाया है उनकी अपनी गैर जानिबदारी और काबिलियत पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है। अमेरिका, पाकिस्तान और दुनिया के कई दीगर मुल्कों में मीडिया दबाव का शिकार है। सियासी रहनुमा, रियासती इदारे, गैर रियासती अनासर मीडिया पर सभी तनकीद भी करते हैं। सहाफ़ियों को डराया धमकाया जाता है, उनकी जान तक ले ली जाती है। अमेरिकी जरीदे टाइम मैगजीन ने इस मरतबा पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है उन सहाफ़ियों को जो तमाम तर खतरात के बावजूद सच सामने लेकर आते हैं, जो सच के मुहाफ़िज़ हैं। वर्दा खलील इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं और हम उनसे यही जानना चाहेंगे वर्दा के किन मखसूस सहाफ़ियों को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर के तौर पर पेश किया है। सारा गार्डियंस यानी मुहाफ़िज़ीन, ये नाम दिया है टाइम मैगजीन ने इस साल के पर्सन ऑफ द ईयर को, जिन्होंने दुनिया में सच्चाई के गलत इस्तेमाल और इस्तेहसाल पर से पर्दा उठाया और सच्चाई के खिलाफ जंग का सामना किया। मैगजीन ने इस साल 4 सहाफ़ियों और 1 सहाफ़ियों के ग्रुप को पर्सन ऑफ द ईयर का एजाज़ दिया है। इन सहाफ़ियों में सबसे पहले हैं वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी। टाइम मैगजीन के मुताबिक जमाल ने अपने मुल्क की हुकूमत की ज़्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के साथ सफाकी का पर्दाचाक किया और ख़ुद ही इस जुल्म का शिकार हो गए। इन्हें तुर्की में सऊदी सफारत खाने में तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। टाइम मैगजीन ने पहली मरतबा किसी वफात पा जाने वाले शख्स को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है। फिलिपाइन की 55 साला सहाफ़ी मारिया रेसा, जिन्होंने फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो ड्यूटर्टे की जानिब से शुरू की गई मनशियात के खिलाफ जंग के दौरान होने वाली ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाई। मारिया को उनके काम से रोकने के लिए फिलिपाइन की हुकूमत की तरफ से टैक्स फ्रॉड के झूठे इल्ज़ामात लगाकर उन पर मुकदमात का आगाज़ कर दिया गया।
तीसरे नंबर पर हैं रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के 2 सहाफ़ी जिन्हें म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मुजालिम की रिपोर्टिंग करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है और मुल्क के कानून को तोड़ने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। आखिर में है अमरीकी रियासत मैरीलैंड में कैपिटल गज़ट अखबार के सहाफ़ियों की टीम जिनके दफ्तर पर 28 जून को फायरिंग करके 5 सहाफ़ियों को हलाक कर दिया गया। इसके बावजूद अखबार की टीम ने मज़ीद जज्बे के साथ सच्चाई की इशाअत का काम जारी रखा। ये दूसरी मर्तबा है जब टाइम मैगज़ीन ने एक ग्रुप को पर्सन ऑफ द ईयर करार दिया है। इससे कबल गुज़िश्ता साल मी टू मूवमेंट का हिस्सा बनने वाली ख़वातीन को ये एजाज़ दिया गया था। टाइम मैगज़ीन ने उन सहाफ़ियों के अलावा इन सहाफ़ियों का नाम के साथ जिक्र किया है जिनकी खिदमत और उन सहाफ़ियों को भी खराज तहसीन पेश किया है जो बांग्लादेश, ब्राज़ील, सूडान और चीन में हुकूमती दबाव के बावजूद सहाफ़त का काम जारी रखे हुए हैं और सच्चाई के खिलाफ जंग कामयाबी से लड़ रहे हैं। उन मुल्कों में होता है जहाँ पे सहाफ़ी अपनी जान पर खेल कर सच से पर्दा उठाते हैं और इस साल अब तक कम से कम 4 सहाफ़ियों को पाकिस्तान में भी कत्ल किया जा चुका है। और यहाँ आपको ये बताते चलें कि टाइम मैगज़ीन तकरीबन 90 साल से पर्सन ऑफ द ईयर मुंतखब करता आ रहा है। वर्दा खलील, थैंक यू फॉर दिस राउंड अप। पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, और अगर आपको हमारी वेबसाइट तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है तो हमारी तमाम तर कंटेंट आपको मिलेगी फेसबुक के जरिए भी। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/voa उर्दू के पेज पर। माहौलियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत से निमटने के लिए हर मुल्क क्या कर सकता है, इसी का तयन करने के लिए इस वक्त पोलैंड में जारी एक बैन अवी कॉन्फ्रेंस अपने दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है जिसमें दुनिया भर से नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का मकसद उन इक़दामात को ठोस शक्ल देना है जिसका इआदा आलमी बरादरी ने 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज मुआहदे में किया था। पोलैंड में जारी कॉन्फ्रेंस में अमेरिका का किरदार मुतनाज़ा है क्योंकि सदर ट्रंप न सिर्फ अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड से अलग करने का अंदिया दे चुके हैं, उनकी इंतजामिया कोयले के इस्तेमाल को फ़रोग़ देने और आलूदगी से मुताल्लिक़ क़वानीन में मुल्क के अंदर नरमी लाने पर काम कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वफ़द की क़यादत कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, और वो इस वक्त पोलैंड से हमारे साथ हैं। मलिक अमीन, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा, आप इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान भी जो माहौलियाती तब्दीली के मुतालिक अपनी कोशिशें कर रहा है उनको वहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए 2-3 बुनियादी नुकात पाकिस्तान की एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज है उससे मुतालिक पॉलिसी के। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि इस मसले से बहुत बुरी तरह इम्पैक्टेड हैं, और इस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में जर्मन वॉच एक इदारा है जिन्होंने एक रिपोर्ट शाया की कि पिछले 20 साल में कौन से ममालिक हैं जो कि इससे इम्पैक्टेड हुए हैं, और उनमें पाकिस्तान का जो नंबर है वो 8वें नंबर पर था। तो ये पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो मुतवातिर क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहे हैं। और उसी रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तान पिछले 20 साल में दूसरे नंबर पर है दुनिया में इकोनॉमिक लॉसेस के लिहाज से क्लाइमेट चेंज की वजह से, और तकरीबन 3800 मिलियन $US हमारे मुल्क की इकोनॉमी ड्रेन हो चुकी है विद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स। तो ये तो पाकिस्तान की सिचुएशन है क्योंकि एक ऐसा मसले में इम्पैक्टेड है जिसके लिए वो कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ये मसला नहीं हुआ। और जिस तरह आपने सही फरमाया कि अमेरिका जो कि एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस इशू का, वो आज इस पर आप मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी बताइए ना। पाकिस्तान को जितना मसला इससे लाहक है वो तो आपने बताया, लेकिन इसको हल करने के लिए इसमें शिद्दत में कमी लाने के लिए क्या हो रहा है? मैं आपको जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी एक अडेप्टेशन पॉलिसी है कि ये जो मसला हमें दरपेश है इसके साथ हमने कैसे डील करना है, और उसके लिए हमने मुख्तलिफ उसके नुकात हैं या कि जो इम्पैक्ट्स हैं उनके साथ जो फ्लड्स आ रहे हैं उनके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाने हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं उनको ये बताना है कि आपको इन मसाइल से किस तरीके से मुकाबला करना पड़ेगा। इसके साथ साथ दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है हमारी क्लाइमेट पॉलिसी का, वो क्लाइमेट मिटिगेशन के ऊपर है कि इस दुनिया के इस मसले को कम करने में पाकिस्तान अपना किरदार कैसे अदा कर सकता है। और पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जो कि इससे मुतासिर तो बहुत है और इसमें कंट्रीब्यूट उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद वो दुनिया की हेल्प कर रहे हैं इस मामले के साथ डील करने के लिए। पर अमीन असद साहब, अभी तक ये नहीं मुझे वाज़ेह हुआ कि दो या तीन स्टेप्स ऐसे कौन से हैं जो पाकिस्तान खास तौर पे उठा रहा है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसकी शिद्दत में कमी लाने के लिए। जी, क्लाइमेट चेंज की शिद्दत में कमी लाने के लिए पाकिस्तान ने 1 अरब दरख्त लगाए हैं पिछले 5 साल के अंदर,
اور یہ وہ کام ہے جو کہ اور کسی ملک نے نہیں کیا، اور اس کو اس کانفرنس کے اوپر باقاعدہ ریکگنائز کیا گیا ہے کہ پاکستان کے چھوٹے سے ایک صوبے نے، خیبر پختونخوا کے صوبے نے، پچھلے 5 سال میں 1 ارب درخت لگائے، اور یہ درخت نہ صرف لگائے بلکہ اس کو ایک گلوبل اس کانفرنس کے ماتحت ایک ادارہ ہے بورن چیلنج کا، اس میں ہم نے ایک ٹارگٹ اپنے آپ کو دیا اور اس ٹارگٹ کو میٹ کیا. پاکستان واز دی فرسٹ اینٹی جس نے اس ٹارگٹ کو میٹ کیا، اور اگلے 5 سال کے لیے ہم نے یہ تہیہ کیا کہ انشاءاللہ ہم نے اس کو 10 ٹائمز بڑھانا ہے، یعنی کہ 10 ارب درخت پاکستان میں ہم نے لگانے ہیں. تو یہ پاکستان کی کنٹریبیوشن ہے کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو کم کرنے کے لیے. اچھا، اب یہ مجھے بتائیے گا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ نے درختوں کا بتایا اور اس حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں بھی ایک رپورٹ حال ہی میں پیش کی تھی. یہ بتائیے کہ جو کمیونٹیز پاکستان میں اس سے سب سے زیادہ امپیکٹ ہو سکتی ہیں، اس میں زراعت کے شعبے سے منسلک افراد ہیں، ساحلی علاقوں میں ماہی گیری سے جن کا تعلق ہے وہ افراد شامل ہیں، ان کی مدد کے لیے یا ان کو اڈیپٹیبل بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ جی، اس میں آپ نے جو صحیح فرمایا کہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ تقریباً 20% ہماری جو اڈیپٹیشن ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر فوکسڈ ہے، اور اس میں کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا دنیا میں، اور وہ دنیا کی 33 کنٹریز میں شروع کیا گیا اور جن میں پاکستان بھی شامل ہے. اور اس کی جو رپورٹ جہاں پر لانچ کی گئی ہے COP 24 میں، وہ پاکستان نہیں کی ہے، اور ہم اپنے فارمرز کو اس چیز کے متعلق بتائیں گے کہ یہ جو آگے موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ بہتر ریمنڈکلی کون سے بہتر سیڈز لگانے ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اپنی کراپنگ پیٹرن کو چینج کرنا ہے، کس طریقے سے اپنے پانی کو بہتر مینیج کرنا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم پاکستان کے 8 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ پروجیکٹ لے کر جا رہے ہیں ایٹ دی انیشل سٹارٹ، ان میں سے 5 پنجاب میں ہیں اور 3 سندھ میں ہیں. لیکن یہ دنیا کے 33 جس طرح میں نے آپ کو بتایا ممالک میں یہ چیز ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ساحلی کمیونٹیز ہیں ان کو اڈیپٹیشن کے لیے سب سے بڑا جو ان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے وہ مینگرووز کا ہوتا ہے، کیونکہ مینگرووز جو ہیں وہ آپ کے اسٹارم سرجز کو بھی اور سائیکلونز کو بھی مقابلہ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں. تو پاکستان یہیں پر ایک اسٹڈی لانچ ہوئی جس کے مطابق پاکستان نے پچھلے 10 سال کے اندر اپنے مینگرووز میں اضافہ کیا ہے، حالانکہ دنیا میں مینگرووز میں کمی آ رہی ہے 2% کی ہر سال کے لحاظ سے. رائٹ، ملک امین اسلم جو وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ہیں، پولینڈ سے اس وقت بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ تھے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو. پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے پلاسٹک، خصوصاً پلاسٹک کے تھیلے. دنیا کے کئی ملکوں میں تو پلاسٹک کے ایک بار قابل استعمال لفافوں پر مکمل یا جزوی پابندی ہے. پاکستان کے صوبہ سندھ میں بھی اب صوبائی حکومت نے ان تھیلوں پر پابندی عائد کر دی ہے، مگر متبادل کے بارے میں کیا سوچا جا رہا ہے، یہ جانتے ہیں اب سلیم خان کی اس رپورٹ میں. کراچی میں روزانہ 13,000 ٹن کچرا پیدا ہوتا ہے. اس میں 70% کچرا پلاسٹک پر مشتمل ہوتا ہے. اس کچرے کا ایک بڑا حصہ ہیں پلاسٹک کے تھیلے، جنہیں لوگ ایک بار استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں. یہ تھیلیاں نہ صرف شہر کی گندگی میں اضافہ کر رہی ہیں بلکہ نکاسی آب کا نظام بھی بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور سمندر میں جا کر یہ آبی حیات کے لیے موت کا باعث بن رہی ہیں. ایک جملہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان نے جو پہلا پلاسٹک بنایا ہوگا آج سے تقریباً 150 سال پہلے، وہ ابھی بھی ماحول کا حصہ ہے. اور شارکس، کیٹ فش، بیراکوڈا اور دوسری مچھلیوں کے جسم پر پلاسٹک کی چیزوں کا پھنس جانا، اس میں اس کو پھنس کے مرنا ایک اب کوئی ریئر ایونٹ نہیں ہے. کراچی میں اکثر مقامات پر کچرا جلایا بھی جاتا ہے. پلاسٹک جلنے سے پیدا ہونے والا دھواں فضا کو زہر آلود کر رہا ہے. سندھ حکومت نے پلاسٹک کے لفافوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کے لیے اس پر پابندی لگا دی ہے. اس کا آغاز سکھر سے ہوا اور مرحلہ وار اس کا اطلاق دیگر شہروں پر ہوگا. شاپر پہ پابندی لگاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور اس کو فالو کریں گے. تھوڑی کچھ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے ہمیں مشکل ہے. شاپر تو جو ہے نا ہر آدمی کی ضرورت کی چیز ہے یہ کیا. اب کاغذ کی اس کے بجائے تم لاؤ گے نا تو وہ چیز کامیاب نہیں ہوگی. بایو ڈی گریڈیبل پلاسٹک بیگز ہیں، ہم ان کو انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ کاسٹ جو پلاسٹک بیگ کی ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی بائی 2 یا 3 ہو جاتی ہے، پر پھر وہ پھر بھی ڈیمیج کرتا ہے انوائرمنٹ کو، پر بہت ہی کم ڈیمیج کرتا ہے کمپیئر ٹو جو پلاسٹک بیگز ہم یوز کرتے ہیں. ٹرائی ٹو برنگ کلاتھ بیگز. دنیا میں کئی ملکوں نے پلاسٹک کے شاپنگ بیگز کے ماحول پر سنگین خطرات کے پیش نظر اس کے استعمال پر جزوی یا مکمل پابندی لگا دی ہے. میرے حساب سے تو 100 مائکرون سے کم کی بننی نہیں چاہیے. 100 مائکرون اور 100 سے ابو جو ہوگی وہ ایٹ لیسٹ ری یوزیبل ہوگی، بایو ڈیگریڈیبل. تو جو بنتی ہیں آپ کے
कॉर्न और ये आपका पोटैटो और इनके सोया फाइबर से, तो ये ज़्यादातर जापान में ये बनता है। ये प्योर बायोडिग्रेडेबल है जो कि तकरीबन 180 डेज़ में ये ख़त्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में सन 2002 में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए 15 माइक्रोन से कम मोटाई वाली थैलियों की तैयारी, फरोख्त और इस्तेमाल को जुर्म करार दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 50,000 रुपए जुर्माना और 3 माह कैद जैसी सजाएं मौजूद हैं, लेकिन इस कानून पर अमल दरामद न होने के बराबर है। सलीम खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। और माहौल के हवाले से पाकिस्तान से अब एक अच्छी खबर। दरियाए सिंध में नाबीना डॉल्फिन्स की तादाद में इजाफा नोट किया जा रहा है। सन 2001 में इनकी तादाद चंद 100 तक गिर गई थी, आज 2000 के करीब है। ये कैसे हुआ, जानते हैं इस खुसूसी रिपोर्ट में। दरियाए सिंध के पानी में डॉल्फिन मछलियों की ये उछल कूद बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह दिल के मरीज में जिंदगी की रमक बताने वाली ये लकीर। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि हिंदू कुश के पहाड़ों से बहीरा अरब के गहरे पानियों तक तकरीबन 3000 किलोमीटर तवील ये दरिया एक जमाने में डॉल्फिन मछलियों का मस्कन था। बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तगय्युर ने कुदरत के दीगर शाहकारों की तरह दरियाए सिंध में पाई जाने वाली बीनाई से महरूम डॉल्फिन को भी मादूमी के संगीन खतरे से दो चार कर दिया है। नाबीना डॉल्फिन सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ 3 दरिया हैं जिनके अंदर डॉल्फिन पाई जाती है। एक अमेज़ॉन है साउथ अमेरिका में, दूसरा हमारा रिवर इंडस है, तीसरा दरियाए गंगा और जमुना की जो वैली है वो है। इंडस डॉल्फिन जो है वो इन तीनों रिवर डॉल्फिन में सबसे ज़्यादा इस वक्त ख़तरे में है, और इसकी यूनिकनेस इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि जो जानवरों के माहिरीन हैं वो ये समझते हैं कि ये दुनिया में पाए जाने वाले जितने जानवर हैं शायद उनमें सबसे कदीम तरीन जानवरों में से एक है। बराज बनने से एक तो इसकी पॉपुलेशन जो है वो फ्रेगमेंटेड हो गई, तो ये छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ गई। एक तो ये ख़तरा लाहक हो गया। दूसरा ख़तरा इसको ये भी है कि आपने देखा कि हमारे रिवर्स में पानी की बहुत कमी होती जा रही है, तो रिवर में पानी का कम होना भी इसके लिए, क्योंकि वो उसका हैबिटेट है, जब उसको वाफर मिकदार में घूमने फिरने को पानी नहीं मिलेगा तो वो भी एक खतरा लायक है। 2001 में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल अक़वामी इदारे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ज़ेरे एहतमाम होने वाले पहले सर्वे में कालाबाग से हैदराबाद तक लगभग 1200 डॉल्फिन की गिनती की गई थी। ये खतरे की घंटी थी। WWF ने चारों सूबों के मुताल्लिका महकमों से मिलकर डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबा बंदी की, जिसके बाद डॉल्फिन की कम होती तादाद का सिलसिला रुकता नजर आया, बल्कि इसमें इजाफा नोट किया गया। 2017 में इस दरिया में डॉल्फिन की तादाद तकरीबन 1800 तक पहुंच गई। दरिया के अंदर बहुत सारी आलूदगी अभी शामिल होना शुरू हो गई है। कई शहर हैं जो दरिया के किनारे पे आबाद हैं, जैसे सक्कर का शहर आपने देखा होगा, DG खान है और शहर भी हैं। उनका जो आलूदा पानी है वो फैक्ट्रियों का पानी वो भी खुलेआम दरिया के अंदर शामिल कर दिया जाता है। तो पानी की जो क्वालिटी है वो इस किस्म के कंटामिनेशंस की वजह से, आलूदगी की वजह से भी काफ़ी ख़राब हुई है। ज़ाहिर है अगर जो उसके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वो भी उसके लिए बीमारियों का बाइस बनता है। हुकूमत के बर वक्त हरकत में आने और बैनुल अक़वामी इदारों और मकामी लोगों के ताउन से आज डॉल्फिन्स के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में काफ़ी बेदारी पैदा हुई है। इससे दरिया हमारा जो है ना खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि मछली निकलती है 1 महीने के बाद नजर आती है, ये बार बार नजर आती है, इसलिए दरिया हमारा खूबसूरत है। काफी लोग शहर के जो है ना इसको मछली समझ के बोलते हैं भाई ये मछली है, लेकिन है तो डॉल्फिन। कानून के निफाज और शहरियों की तरफ से ताउन के नतीजे में बहुत सी डॉल्फिन मौत के मुंह से वापस लाई गई हैं। दरिया पे कोई जाल भी नहीं लगा था, इस पुल बराज से लेके उस पुल तक कोई जाल नहीं लगा था। सबको मना है भाई, इधर जाल वाल कोई नहीं लगा, सिर्फ कांटों का काम करते हैं जिसमें अल्लाह मियां हमारे को रोजी देता है, हम शुक्र करते हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तगय्युर से बुरी तरह मुतासिर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। माहिरीन का कहना है कि जंगलात की कटाई, बारिशों के मामूल में खलल, ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में कमी और जंगली हयात को लाहक खतरात ऐसे संगीन मसाइल हैं जिनके लिए हुकूमती सतह पर मौसर इक़दामात और शहरियों की तरफ से ऐसे ही ताउन की ज़रूरत है जैसे नाबीना डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया है। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा
आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। खेल के मैदान में चोट लगना आम सी बात है। खिलाड़ी का इंजरी के बायस मैदान छोड़ देना बिल्कुल भी हैरान कुन नहीं, लेकिन मौसीकारों और साजिंदों में इंजरी बिल्कुल होती है। साज बजाने के लिए मखसूस आज़ा पर मुसलसल दबाव जो पड़ता है, लेकिन स्पोर्ट्स के बरक्स मौसीकारों में दर्द और चोट की बात आमतौर पर करना अच्छा नहीं समझा जाता और यूँ वो अक्सर तिब्बी मदद भी नहीं लेते। आइए चलते हैं अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर म्यूजिक एंड मेडिसिन, जहाँ साजिंदों की फिटनेस पे तवज्जो दी जाती है। चेल्सी स्ट्रेयर डबल बेसिस्ट हैं और ये पीबॉडी का पहला साल है। मैं दिन में 3 घंटे प्रैक्टिस की कोशिश करती हूँ, साथ ही आमतौर से चंद घंटे रोजाना दूसरे रिहर्सल्स भी होती हैं। देर तक और मुसलसल प्रैक्टिस करने की वजह से उन्हें दर्द रहने लगा। मेरे बाजू में पहले भी दर्द रहा है, लेकिन मेरी कलाई में पहले कभी दर्द नहीं था और अब मेरे बाजू में पहली वाली जगह पर नील पड़ गया है। स्ट्रेयर के टीचर ने उन्हें कैंपस पर वाक़ सेंटर फॉर म्यूजिक एंड मेडिसिन क्लिनिक जाने का मशवरा दिया। इदारे की सराब बेस्ट-टिपिग्रे कहती हैं कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि उनके मूसीकार कितना ज्यादा जख्मी होते हैं और टेंडनाइटिस या मोच आ जाना आम चोटें हैं। 4 out of 5 musicians who play an instrument will get 5 में से 4 साज बजाने वाले अपने करियर में कम से कम एक बार जरूर जख्मी होंगे। एक उससे सेहतयाब होकर दोबारा मौसीकी बजाने का काम करेगा, 2 सेहतयाब होकर मौसीकी तो बजाएंगे लेकिन उन्हें दायमी मसाइल रहेंगे जो शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और बदकिस्मती से कोई एक अपना फन छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। discontinue their art because of injury. बेस्ट-टिपिग्रे एक मेडिकल डॉक्टर हैं जो गिटार भी बजाती हैं और साज बजाने की खुशी और दर्द दोनों को ही समझती हैं। इस पोजीशन में यहाँ नर्व यानी पट्टा मुड़ रहा है, यूं इस पर दबाव पड़ रहा है। एसोसिएट डीन सारा हुवर कहती हैं कि कैंपस पर क्लिनिक होने से तुलबा को पैगाम मिलता है। इससे इन्हें एहसास होता है कि इस बारे में बात करना गलत नहीं। परेशानी की सूरत में टीचर के पास जाना ठीक है, इन्हें इसे अकेले नहीं सहना। मुझे पता चला कि मुझे प्रैक्टिस के दौरान वक्फा देना चाहिए, क्योंकि बाहर हो जाने से बेहतर है कि आप ब्रेक ले लें। और अब जॉन हॉपकिंस के न्यूरोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियर्स एक स्मार्ट गिटार बनाने पर काम कर रहे हैं जो गिटारिस्ट की उंगलियों और बाजू पर पड़ने वाले प्रेशर को नाप सकेगा। सिरैप बेस्ट-टिपिग्रे कहती हैं इस तरह से मूसीकारों को अपना फन एंजॉय करने और साज बजाने में मदद मिलेगी बगैर खुद को जख्मी किए। फैसल मिस्री के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। अगर आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस तक रसाई में कुछ मुश्किल हो रही है, तो हमारी तमाम तर कंटेंट आपको मिलेगी फेसबुक के जरिए। लॉग ऑन कीजिए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें, हमारे रेडियो शोज़ और इसके अलावा हमारे खुसूसी फेसबुक लाइव देखने का मौका भी मिलेगा। सारा ज़मान को यहाँ पे अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।